स्वागत। आज हम एक ऐसे पौधे परिवार की गहराई में उतर रहे हैं जिससे हम सब बहुत अच्छी तरह परिचित हैं, खासकर इसके खट्टे फलों से। पर शायद इसकी पूरी कहानी, इसकी विविधता और इसके कई और पहलू हम नहीं जानते। हम बात कर रहे हैं रूटेसी परिवार की। रूटेसी, जैसे आमतौर पर सिट्रस या नींबू वर्गीय परिवार भी कहा जाता है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास इस परिवार के वर्गीकरण, इसकी खास पहचान, बनावट और ढेरों उपयोगों पर कुछ विस्तृत नोट्स हैं। तो आज का हमारा मिशन है इन नोट्स से सबसे महत्वपूर्ण जानकारी निकालना, कुछ ऐसे तथ्य खोजना जो शायद हमें चौंका दें, और ये समझना कि आखिर ये परिवार इतना खास क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, जैसा आपने कहा, ये परिवार सिर्फ नींबू संतरे तक ही सीमित नहीं है। इसकी दुनिया बहुत बड़ी है और इसका आर्थिक महत्व भी काफी ज्यादा है। हम देखेंगे कि कैसे वैज्ञानिक वर्गीकरण हमें इसकी अनूठी विशेषताओं को समझने में मदद करता है। अच्छा, तो शुरुआत वर्गीकरण से करते हैं। नोट्स में बेंथम और हुकर सिस्टम का जिक्र है। इसके हिसाब से रूटेसी परिवार डाइकोटिलिडन वर्ग में आता है। डाइकॉट मतलब डाइकॉट, हाँ, मतलब मोटे तौर पर पत्तियों में जाल जैसी नसें होती हैं और फूल में अक्सर 5 या उसके गुणक में पंखुड़ियां वगैरह होती हैं। अच्छा, हाँ। ये वर्गीकरण एक तरह से पौधों का फैमिली ट्री समझने जैसा है। रूटेसी परिवार डिस्फ्लोरेस सीरीज और जेरेनियल्स ऑर्डर में रखा गया है। डिस्फ्लोरे और जेरेनियल्स? हाँ, इन ग्रुप्स की खास बात है फूलों में अंडाशय मतलब ओवरी, उसके नीचे एक गद्दी जैसी डिस्क का होना। डिस्क? कैसी डिस्क? हाँ, एक डिस्क, और अंडाशय का कई हिस्सों मतलब कार्पल से मिलकर बना होना, सिंकार्पस, और जिसमें बीज एक सेंट्रल अक्ष पर लगे होते हैं। इसे अक्षीय बीजांडन्यास, एक्साइल प्लासेंटेशन कहते हैं। ओह, अच्छा, जैसे संतरे की फांके बीज से जुड़ी होती हैं, कुछ वैसा? हाँ, बिल्कुल वैसा ही समझ लीजिए। और ये परिवार सिर्फ कुछ इलाकों तक सीमित नहीं है, ये तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। करीब 150 वंश और 900 से 1300 तक प्रजातियां, खासकर गर्म यानी उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण इलाकों में। हाँ, संख्या में थोड़ा फर्क मिलता है नोट्स में। हो सकता है नई खोजों की वजह से हो। वर्गीकरण तो बदलता रहता है थोड़ा। सही बात है। हाँ, लेकिन मुख्य बात यह है कि ये एक बड़ा और सफल परिवार है। भारत में भी इसकी अच्छी खासी मौजूदगी है। लगभग 23 वंश और 70-80 प्रजातियां, खासकर हिमालय के गर्म इलाकों और पश्चिमी घाट में। अच्छा। जैसे हमारा नींबू हो गया, संतरा, माल्टा और बेल, एगल मामेलोज, ये सब यहीं के हैं। इन नोट्स में एक चीज बार बार उभर कर आ रही है, पेलुसिड ग्रंथियां, पेलुसिड ग्लैंड्स, जिनमें एसेंशियल ऑयल भरे होते हैं। क्या यही वो चीज है जो इस परिवार को इसकी खास तेज गंध देती है, जैसे नींबू या संतरे के छिलके को रगड़ने पर आती है? बिल्कुल सही पकड़ा। ये ग्रंथियां ही रूटेसी परिवार की एक तरह से पहचान है। ये बिल्कुल खास है। पत्तियों या फलों पर अगर ध्यान से देखें तो छोटे छोटे पारदर्शी बिंदुओं जैसे दिखते हैं। हाँ, देखा है मैंने। उन्हीं में वो वाष्पशील तेल, वॉलेटाइल ऑयल्स होते हैं जो नींबू, संतरे, मौसमी की जानी पहचानी खुशबू और स्वाद देते हैं। ये सिर्फ हमें खुशबू देने के लिए नहीं है, पौधों के लिए शायद ये कीड़ों से बचाव का तरीका है। अच्छा। या फिर हो सकता है परागण करने वाले कीटों को अपनी तरफ खींचने का। प्रकृति की केमिस्ट्री का कमाल है ये तो दिलचस्प है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। इसके रूप रंग यानी वानस्पतिक लक्षणों को देखते हैं। मतलब ये पौधे अलग अलग रूपों में मिलते हैं, जड़ी बूटी, झाड़ी, पेड़। हाँ, काफी विविधता है इसमें। कुछ जड़ी बूटियों जैसे होते हैं, जैसे रूटा ग्रेवियोलेंस। कुछ झाड़ियां होती हैं जैसे मुरैया पेनिकुलाटा, कामनी जिसे कहते हैं। हाँ, कामनी। और ज्यादातर पेड़ होते हैं, जैसे हमारे जाने पहचाने सिट्रस फल और बेल। इनकी जड़ें आमतौर पर मूसला जड़ होती है, टैप रूट सिस्टम। एक मुख्य जड़ नीचे जाती है। और तना? नोट्स बताते हैं कि तना अक्सर लकड़ी जैसा होता है, सीधा और शाखाओं वाला। सिट्रस में तो कांटे भी होते हैं। हाँ, कांटे होते हैं, संभवतः सुरक्षा के लिए, शाकाहारी जानवरों से बचाव में मदद करते होंगे। हाँ, हो सकता है। और एक और बात, तने की सतह पर भी अक्सर वही ग्रंथियों वाले धब्बे मिलते हैं, ग्लैंडुलर डॉट्स। वो एसेंशियल ऑयल वाले। हाँ, मतलब ये ग्रंथियां पूरे पौधे में फैली होती हैं। हाँ, लगभग पत्तियों पर, तने पर, फलों पर। ठीक है, अब आते हैं पत्तियों पर। यहाँ भी काफी वैरायटी दिख रही है, कुछ सरल, कुछ संयुक्त। बिल्कुल, जैसे मुरैया मतलब करी पत्ता, उसमें पत्तियां पिनेटली कंपाउंड होती हैं। एक डंडी पर पंख की तरह कई पत्तियां लगी होती हैं। हाँ, करी पत्ता तो देखा है। वहीं बेल में पत्तियां डिजिटेट होती हैं,
जैसे हथेली से उंगलियां निकलती हों उस तरह से। अच्छा। और सिट्रस की पत्तियां तो और भी अनोखी हैं। इन्हें यूनिफोलिएट कहते हैं। यूनिफोलिएट, ये क्या मतलब हुआ? मतलब दिखती ये साधारण पत्ती जैसी हैं, पर असल में ये एक संयुक्त पत्ती का ही रूप है जिसमें बस एक ही पत्रक लीफलेट बड़ा हो गया है। अरे वाह। हाँ, इसकी पहचान पत्ती के ब्लेड और पंखदार पेटियोल, विंग्ड पेटियोल के बीच के जोड़ से होती है। एक छोटा सा जोड़ दिखता है वहां। यानी दिखती सिंपल है पर है कॉम्प्लेक्स। और हाँ, इन पत्तियों पर भी वो तेल ग्रंथियां होती हैं। अच्छा, अब फूलों की बात करते हैं। ये गुच्छों में लगते हैं ज्यादातर, हाँ। फूलों का गुच्छा इन्फ्लोरेसेंस आमतौर पर साइम या पैनिकल प्रकार का होता है। सिट्रस में कभी-कभी फूल अकेले भी लगते हैं, सॉलिटरी। ठीक है। ये फूल आमतौर पर पूर्ण होते हैं, कंप्लीट, यानी उनमें नर और मादा दोनों हिस्से होते हैं, बाइसेक्सुअल। और दिखने में एक खास समरूपता होती है, एक्टिनोमॉर्फिक। मतलब आप इन्हें किसी भी खड़े प्लेन से काटे तो दो बराबर हिस्से मिलेंगे, सितारे जैसे। अच्छा, और फूलों के अंदर की बनावट? नोट्स में हाइपोगाइनस और एक डिस्क का जिक्र है, ये क्या है? हाँ, हाइपोगाइनस का मतलब है कि अंडाशय, ओवरी, फूल के बाकी हिस्सों से ऊपर होता है। सुपीरियर ओवरी कहते हैं। ऊपर होता है, ठीक है। और पुंकेसरों और अंडाशय के बीच में एक मांसल गद्दी जैसी नेक्टर वाली डिस्क होती है, नेक्टरिफेरस डिस्क। नेक्टर डिस्क मतलब शहद वाली? हाँ, ये डिस्क मीठा रस नेक्टा बनाती है, जो मधुमक्खियों और दूसरे परागकों को आकर्षित करता है। ये परागण के लिए एक इनाम जैसा है। कमाल है, फूलों में भी अपनी रणनीति है। अच्छा, अब पुंकेसरों यानी स्टेमन्स यानी नरभाग की बात करते हैं। नोट्स में लिखा है कि इनकी संख्या काफी अलग-अलग हो सकती है। हाँ, यहाँ बहुत विविधता है। कभी पंखुड़ियों के बराबर, कभी 2 गुनी, तो कभी-कभी बहुत ज्यादा, जैसे सिट्रस और बेल में अनगिनत होते हैं। अनगिनत? हाँ, और सिट्रस में एक और खास बात है, पुंकेसरों के तंतु फिलामेंट्स नीचे से जुड़कर कई बंडल बना लेते हैं। बंडल? हाँ, कई ग्रुप्स में। इसे पॉलीएडेल्फस स्थिति कहते हैं। पॉलीएडेल्फस, ये भी इस परिवार की एक पहचान है। पॉलीएडेल्फस। अच्छा। और मादा भाग यानी गाइनीशियम? इसमें आमतौर पर 2 से 5 अंडक कार्पेल्स होते हैं जो आपस में जुड़े रहते हैं, सिनकार्पस। अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होता है, सुपीरियर, जिसके नीचे वो नेक्टर डिस्क होती है। अंदर उतने ही खाने लॉक्यूल्स होते हैं जितने अंडक, और बीज अंडाशय के सेंट्रल अक्ष पर लगे होते हैं, वही अक्षीय बीजांडन्यास, एक्सियल प्लेसेंटेशन, जिसकी हमने बात की थी। हाँ, जैसे संतरी की फांके, याद आ गया। फूलों के बाद आता है फल। यहाँ भी विविधता है। कैप्सूल, ड्रूप, बेरी, और सिट्रस के फल के लिए एक खास नाम है, हेस्पेरिडियम। हेस्पेरिडियम, ये क्या चीज है भाई? हेस्पेरिडियम, हाँ, ये असल में एक खास तरह का बेरी ही है, लेकिन इसकी अपनी अनूठी बनावट है। सबसे बाहर एक चमड़े जैसा छिलका होता है, राइंड, जिसमें तेल ग्रंथियां होती हैं। यही संतरे या नींबू के छिलके की खुशबू का राज है। हाँ, बिल्कुल। छिलके के ठीक नीचे एक सफेद स्पंजी परत होती है। हाँ, वो सफेद वाला हिस्सा। और अंदर का गूदेदार हिस्सा कई फांकों, सेगमेंट्स में बंटा होता है। ये फांकें असल में रस से भरे अनगिनत छोटे-छोटे रोमों, जूसी हेयर्स से बनी होती हैं। क्या? रस भरे रोम? मतलब वो फांके रोम से बनी हैं? हाँ, तो अगली बार जब आप संतरा खाएं तो सोचिए कि आप असल में लाखों रस भरे रोम खा रहे हैं। वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। कमाल है। और बीजों में भी कुछ खास है? पॉलीएम्ब्रियोनी, ये क्या होता है? हाँ, पॉलीएम्ब्रियोनी, ये भी सिट्रस में काफी आम है। पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब है बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता मतलब एक ही बीज के अंदर एक से ज्यादा भ्रूण, एम्ब्रियो का विकसित होना। एक से ज्यादा? कैसे? अक्सर ये बीजांड ओव्यूल के कुछ बाहरी हिस्सों की कोशिकाएं भी भ्रूण बनाने लगती हैं, मुख्य भ्रूण के साथ साथ। इससे एक ही बीज से कई पौधे उग सकते हैं। गजब, एक बीज में कई जिंदगियां। अच्छा, नोट्स में फूलों की संरचना को शॉर्टकट में लिखने का एक तरीका भी दिया है, पुष्प सूत्र, फ्लोरल फॉर्मूला, जैसे सिट्रस का दिया है। क्या ये उपयोगी होता है? हाँ, ये वैज्ञानिकों के लिए बहुत उपयोगी है। फूल की पूरी संरचना को संक्षेप में बताने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। जैसे? सिट्रस के सूत्र से Br+W K5 C5 A infinity polyad
G इन्फिनिटी और नीचे लाइन। इससे सब पता चल जाता है। अच्छा, क्या पता चलता है? कि फूल में सहपत्र है, वो रेडियली सिमेट्रिकल है, उभयलिंगी है, 5 जुड़े हुए बायदल K5, 5 मुक्त पंखुड़ियां C5, अनगिनत पुंकेसर जो बंडलों में जुड़े हैं A इन्फिनिटी पॉलीएड और कई जुड़े हुए अंडपों वाला सुपीरियर अंडाशय G इन्फिनिटी और नीचे लाइन। बाप रे, पूरी कहानी एक लाइन में? ये तो वाकई में संक्षिप्त है। हाँ, चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका शायद हम सबको इंतजार रहता है। इस परिवार का हमारे लिए क्या महत्व है, मतलब इसका आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। सबसे पहले तो फल ही आते हैं दिमाग में। निश्चित रूप से जाहिर सी बात है, ये परिवार फलों का खजाना है। नींबू की अलग अलग किस्में जैसे सिट्रस मेडिका, कागजी नींबू, हाँ, कागजी नींबू, नारंगी, संतरा, माल्टा, चकोतरा और बेल, एगल मामलोस, ये सब इसी परिवार के सदस्य हैं और ये विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। हम इन्हें ताज़ा खाते हैं, जूस, स्क्वॉश, जैम, मुरब्बे बनाते हैं। इनका स्वाद और पोषण दोनों ही लाजवाब है। फल तो ठीक है, लेकिन क्या ये सिर्फ स्वाद और सेहत तक ही सीमित है? नोट्स में दवाओं का भी काफी जिक्र है। हाँ, बिल्कुल है। औषधीय रूप से भी ये परिवार बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी कई प्रजातियां पारंपरिक चिकित्सा में सदियों से इस्तेमाल होती आ रही हैं। जैसे ज़ैंथोज़ाइलम की कई प्रजातियां हैं। एक है ज़ैंथोज़ाइलम आर्मिटम, जिसे तेजपात या तिमुर कहते हैं। तिमुर? हाँ, इसकी छाल पेट की गैस, पाचन और पेट के कीड़ों के लिए इस्तेमाल होती है। ज़ैंथोज़ाइलम लिमोनेला के फल पाचन सुधारते हैं, भूख बढ़ाते हैं और इसका तेल एंटीसेप्टिक है। और मीठा नीम यानी करी पत्ता, मोरिया क्वेनेजी, उसके बिना तो कई भारतीय व्यंजन अधूरे हैं। बिल्कुल, करी पत्ता स्वाद और खुशबू के लिए दक्षिण भारतीय और पश्चिमी भारतीय खाने का अहम हिस्सा है, लेकिन इसके औषधीय गुण भी हैं। अच्छा। फिर एक पौधा है पैगनम हरमाला, जिसे हरमल कहते हैं। इसकी पत्तियां गठिया में और बीज बुखार, पेट दर्द, अस्थमा और नसों के दर्द में काम आते हैं। टोडालिया एशियाटिका की जड़ की छाल को मलेरिया की एक असरदार दवा माना जाता है और ये खांसी जुकाम में भी फायदेमंद है। मलेरिया की दवा भी? वाह! हाँ, तो आप देख सकती हैं, ये सिर्फ फल नहीं, एक पूरी फार्मेसी भी है। मतलब स्वाद भी, सेहत भी और दवा भी। क्या लकड़ी का भी कोई उपयोग है? ज़ैंथोज़ाइलम का जिक्र था। हाँ, ज़ैंथोज़ाइलम की लकड़ी मजबूत और टिकाऊ होती है। उससे खेती के औजारों के हत्थे और दूसरी जरूरी चीजें बनाई जाती हैं। अच्छा। तो भोजन, औषधि, लकड़ी, कई मोर्चों पर यह परिवार हमारे लिए उपयोगी है। तो हमने रूटेसी परिवार की एक अच्छी खासी यात्रा की, इसके वर्गीकरण से लेकर इसकी खास पहचान, वो तेल वाली पेलुसिड ग्रंथियां तक। हमने इसकी पत्तियों की विविधता देखी, फूलों की कुछ खास बातें समझी, जैसे वो नेक्टर डिस्क और सिट्रस में जुड़े हुए पुंकेसर पॉलीएडल्फस। हाँ, पॉलीएडल्फस। और हाँ, वो अनोखा फल हेस्पेरिडियम और बीज में पॉलीएम्ब्रियोनी। और इसका आर्थिक महत्व कितना फैला हुआ है, स्वादिष्ट फलों से लेकर जरूरी दवाओं और लकड़ी तक। तो ये सब जानकर क्या लगता है, क्या निचोड़ है सबका? निचोड़ ये है कि रूटेसी परिवार प्रकृति की रचनात्मकता और उपयोगिता का एक शानदार उदाहरण है। इसकी खास रासायनिक बनावट, खासकर वो इसेंशियल ऑयल्स और इसकी अनूठी संरचनात्मक विशेषताएं जैसे हिस्पेरिडियम फल, इसे न सिर्फ पारिस्थितिकी तंत्र में बल्कि हमारे जीवन में भी बेहद महत्वपूर्ण बनाती हैं। सही बात है। ये दिखाता है कि कैसे पौधों ने अपने विकास के दौरान ऐसी चीजें विकसित की जो उनके लिए फायदेमंद थीं और हमने उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख लिया। यहाँ एक विचार आता है सोचने के लिए। हमने देखा कि इन पौधों के रसायन हमें फल, मसाले और दवाएं देते हैं, और इस परिवार में, जैसा कि नोट्स बताते हैं, 900 या शायद 1300 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं। हाँ, काफी ज्यादा। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अभी भी इस परिवार की कई ऐसी प्रजातियां हों जिनके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते, और उनमें ऐसे रसायन या गुण छिपे हों जो भविष्य में हमारे लिए भोजन, दवा या किसी और रूप में क्रांति ला सकते हैं? ये एक बहुत ही जायज और जरूरी सवाल है। बिल्कुल हो सकता है। इतनी बड़ी विविधता वाले परिवार में अनदेखे और अनजाने खजानों की संभावना हमेशा बनी रहती है। बहुत सी प्रजातियों के रासायनिक विश्लेषण और उनके संभावित उपयोगों पर अभी बहुत काम होना बाकी है। हाँ, ये तो है। कौन जाने, भविष्य की कोई महत्वपूर्ण दवा या कोई नया पोषण स्रोत इसी रूटेसी परिवार की किसी कम पहचानी जाने वाली प्रजाति में छिपा हो। प्रकृति के इस खजाने में निश्चित रूप से अभी और भी रहस्य खुलने बाकी है। बिल्कुल।
एक रोमांचक संभावना है ये।